नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे सामान्य लोग छोटी मिर्गी या माइनर एपिलेप्सी कहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर HP सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। आपने कभी कभी गौर किया होगा कि कुछ लोगों को थोड़े देर के लिए गुम हो जाने की समस्या रहती है। उसमें तरह तरह के लक्षण आ सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है और वहाँ टीचर कंप्लेन करते हैं कि बच्चा थोड़ी देर के लिए कहीं और खो जाता है, अन्य मनस्क हो जाता है 5-10 सेकंड के लिए, कभी कभी 30 से 45 सेकंड के लिए। उस समय उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ उसके साथ में, और टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर की बातें बच्चा सुन नहीं पाता है, जिसकी वजह से जब टीचर सवाल पूछते हैं तो वह बच्चा जवाब नहीं दे पाता है। इसी तरह एक दुकानदार है जो कस्टमर को सामान बेचता है, कस्टमर पैसा देता है, लेकिन जब पैसा लौटाने की बात आती है तो थोड़ी देर के लिए कहीं खो जाता है, और जब पैसा लौटाता है तो जितना कस्टमर ने दिया है उससे अधिक पैसा उसे लौटा देता है। एक हाउसवाइफ है जो किचन में खाना बना रही है और अचानक ही उसे इस छोटी मिर्गी का अटैक आता है और उसका होश पूरी तरह चला जाता है थोड़ी देर के लिए। और छोटी मिर्गी के आने के पहले उसने ऑलरेडी नमक डाल रखा है सब्जी में, लेकिन जैसे ही उसका होश वापस आता है छोटी मिर्गी के बाद, फिर से वो नमक डाल देती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसने दोबारा नमक डाल दिया है। तो ये छोटी मिर्गी बोलने में तो छोटी मिर्गी है, लेकिन इसकी वजह से कई समस्याएं लोगों को आ सकती है और आती हैं, इसलिए इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स पार्सल सीजर या फोकल एपिलेप्सी विथ इम्पेयर्ड कॉन्शसनेस कहते हैं। यह एक प्रकार की एपिलेप्सी है, मिर्गी है। इसे सामान्य लोग छोटी मिर्गी इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसमें झटके नहीं आते हैं। लंबे समय तक मरीज बेहोश नहीं रहता, कंफ्यूज नहीं रहता बहुत लंबे समय तक, इसलिए लोगों को लगता है कि ये बड़ी एपिलेप्सी नहीं है, छोटी एपिलेप्सी है। जो बड़ी एपिलेप्सी है उसे जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में ग्रैंड मैल एपिलेप्सी भी कहा जाता है। तो इस एपिलेप्सी में मरीज थोड़े समय के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, वह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है और वह जो कुछ भी कर रहा होता है वह रुक जाता है। जैसे मरीज खाना खा रहा हो तो अचानक ही उसका होश गुम हो जाता है, वह एक तरफ देखने लग जाता है और हाथ करने वाला मुंह के सामने ही रुक जाता है। ऐसे ही जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा हो और अचानक ही होश गुम हो जाए तो वह कैच लेते लेते रुक जाता है और बॉल उसके हाथ से छूट जाती है। इसके अलावा कुछ मरीज हाथों की एक्टिविटी अलग अलग तरीके से करने लगते हैं। अधिकांश लोगों में इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, और कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स करने लगते हैं, जैसे कोई सिटकनी लगाने की कोशिश कर रहा हो, या कुछ लोग होते हैं जो अपने जेनाइटल्स को, प्रजनन अंगों को छूने लग जाते हैं। और अधिकतर लोगों में जिनमें कि कोई स्पेसिफिक फोकस होता है ब्रेन के भीतर, उनका एक हाथ स्टिफ हो जाता है, रुक जाता है, और केवल एक हाथ में मूवमेंट होने लगता है। इस रुके हुए हाथ को हम कहते हैं कि डिस्टोनिक पॉस्चरिंग में चला गया है, और दूसरा जो हाथ है वो मैनुअल ऑटोमेटिज्म्स कर रहा है, मतलब कुछ कुछ मूवमेंट्स करने लगता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो जीभ को कुछ इस तरह से घुमाने लगते हैं, जिसे हम लिप स्मैकिंग कहते हैं। और कुछ पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लार आने लगती है। कुछ पेशेंट्स को इस एपिसोड के बाद में खांसी आने लगती है, या इस एपिसोड के दौरान ही खांसी आने लगती है। कुछ पेशेंट्स को एपिसोड के तुरंत बाद पेशाब आने लगता है और वे टॉयलेट खोजने लगते हैं। तो हम इस एपिलेप्सी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्सल सीजर या फोकल एपिलेप्सी विथ इम्पेयर्ड कॉन्शसनेस। इसकी डायग्नोसिस यूजुअली EEG से की जाती है, जिसमें कि ब्रेन के किसी खास हिस्से से डिस्चार्जेस आ रहे होते हैं, जिसके आधार पर ये लोकलाइज किया जा सकता है कि ब्रेन का एरिया जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से मरीज को ये एपिसोड्स या ये दौरे आ रहे हैं। इसके बाद MRI की जाती है, जिसमें कि पता लग जाता है अधिकतर केसेस में कि किस जगह से दौरे आने की संभावना है। लेकिन कई पेशेंट्स में ये दोनों ही टेस्ट नॉर्मल हो सकते हैं, इसलिए कई बार की वीडियो EEG की जाती है, जिसमें कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है मरीज को और EEG भी चल रही होती है साथ ही साथ। तो इसे हम कहते हैं वीडियो EEG। कई बार ये ओवरनाइट की जाती है, कई बार कई दिनों तक लगातार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ताकि जो फोकस है एपिलेप्सी का उसको ठीक ठीक तरीके से पहचाना जा सके, लोकलाइज किया जा सके। और इसके अलावा कई टेस्ट और करने पड़ते हैं जिन मरीजों में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जैसे स्पेक्ट स्कैन है। तो अगर किसी को एपिलेप्सी हो रही हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे कि ये दौरे अधिकतर केसेस में पूरी तरह कंट्रोल हो जाते हैं, या इतना तो कंट्रोल हो जाते हैं कि पेशेंट एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। और जिन केसेस में दवाइयों से आराम नहीं मिलता है उन पेशेंट्स में सर्जरी भी की जा सकती है, लेकिन यह सर्जरी सेलेक्टेड पेशेंट में ही की जा सकती है, और इसके लिए कुछ विशेष जांचें होती हैं जिसे हम एपिलेप्सी सर्जरी इवेल्युएशन कहते हैं।
जिसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मरीज वस्तुतः सर्जरी के लिए कैंडिडेट है, एलिजिबल है कि नहीं है। और एक बार ये डिसाइड हो गया कि सर्जरी करने से मरीज को फ़ायदा होगा, तो फिर वो सर्जरी मरीज को ऑफर की जाती है। और अच्छी बात यह है कि सर्जरी के बाद बहुत सारे मरीज, करीबन 80 से 90% मरीज कंप्लीटली सीजर फ्री हो जाते हैं और कई मरीजों में उनकी दवाइयाँ पूरी तरह बंद हो जाती हैं। तो अगर आपके परिवार में या आपके जान पहचान में किसी को इस तरह की छोटी मिर्गी हो रही हो, फोकल एपिलेप्सी विद इम्पेयर्ड कॉन्शसनेस हो रहा हो, तो आप घबराएं नहीं, उसे आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को ले जाकर दिखाएं ताकि उनका उपयुक्त इलाज हो सके। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने परिजनों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।